Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आप मुझे जानते होंगे है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ अभी तक मैं क्लास 6 के। लेकिन बच्चे आज मैं आपको यहाँ एक नया सब्जेक्ट टीच करने वाली हूँ, संस्कृत बुक। ठीक है, तो हम इस ईयर आपके साथ संस्कृत बुक में देखने को मिलेंगे, मतलब संस्कृत की बुक पढ़ाते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया जाए बच्चे। देखो, संस्कृत की बुक का नाम मालूम है, दीपकम। ठीक है, अच्छा अब इस दीपकम का बच्चे सबसे फर्स्ट चैप्टर वी हैव वयम वर्णमालाम पठामह। वयम वर्णमालाम पठामह, जिसका मतलब है, देखो वयम का मतलब होता है हम। ठीक है, वर्णमालाम का मतलब होता है वर्णमाला, पठामह का मतलब होता है पढ़ते हैं। तो हम वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है, संस्कृत बुक देखो, आपने क्लास 5 तक संस्कृत सब्जेक्ट नहीं देखा। क्लास 6 में आपको बच्चे, क्योंकि नई संस्कृत मिली है, आपको एक नई भाषा यहाँ सीखने को मिल रही है, तो सबसे पहले वर्णमाला तो पढ़ना बनता है ना। जैसे देखो, हिंदी पढ़ने के लिए आपको, जब आप हिंदी सीखते हो तो छोटे या बड़े से स्टार्ट होता है, स्वर व्यंजन से स्टार्ट होता है ना। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो ABCD से स्टार्ट होता है ना। जब आप कोई नई भाषा स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है सबसे पहले। ठीक है, तो सेम एज इसमें भी बच्चे, संस्कृत बुक को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर न्यू, तो सबसे पहले यहाँ वर्णमाला देखेंगे ना संस्कृत से। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है वयम वर्णमालाम पठामह। हम वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है जी बच्चे, ये रहेगा हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पे हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को बहुत ढंग से समझेंगे। ठीक है, देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में क्या है, एक एक वर्ड को इन हिंदी ट्रांसलेट करते करते। ठीक है, आपको हिंदी डायरेक्ट थोड़ी ना बतानी है, एक एक शब्द का मतलब बताना है, जिससे कि अगर ये शब्द आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने को मिले तो आपको इनका मतलब पता हो, है ना जी। चलो देखो, अच्छा संस्कृत का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक बार इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लास्ट में शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम उनको देख लें, है ना। कुछ शब्दों का अर्थ हमको वहाँ से पता चल जाएगा, और जो नहीं पता चलेगा उसके लिए बच्चे आपको आपकी रुचि मैम है ना, वो बता के देंगी। ठीक है, चलिए देखो देखेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, जो कि संस्कृत बुक में आपको देखने को मिलेंगे। फिर उनके अर्थ बच्चे संस्कृत में भी दिए गए हैं, हिंदी में भी दिए गए हैं, और इंग्लिश में भी दिए गए हैं। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट शब्द है, हम संस्कृत का शब्द पिक करेंगे और उसका इन हिंदी उसका अर्थ देखेंगे, है ना। जैसे देखो, फर्स्ट है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, जिसका मतलब होता है पिता का आदेश। पित्राज्ञा मतलब पिता का आदेश। ठीक है, सेकंड है बच्चे लाकृतिः। लाकृतिः मतलब है ल वर्ड का, मतलब ये ल वर्ड की एक तरीके से शेप है ना। तो लाकृतिः होता है ल वर्ड का रूप। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अकैकः। एकैकः, एकैकः मतलब होता है बच्चे हर एक। एकैकः मतलब हर एक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे अजः। अजः का मतलब होता है
बकरा, अजह मतलब बकरा। नेक्स्ट है वधूः, वधूः का मतलब होता है विवाहिता नारी, मतलब जिसकी शादी हो गई हो, तो वधूः विवाहिता नारी। नेक्स्ट है मातृडम, मातृडम मतलब होता है माता का ऋण, माता का ऋण, ऋण मतलब कर्ज है ना, तो माता का कर्ज ये होता है मातृडम। नेक्स्ट है कृप्तम, नेक्स्ट है बच्चे कृप्तम, जिसका मतलब होता है माना हुआ, कृप्तम मतलब होता है माना हुआ। नेक्स्ट है लकारः, लकारः जिसका मतलब होता है लेटर, एक ल वर्ड है, मतलब ल करके जो वर्ड है हम इसको लकारः कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे ओम, नेक्स्ट है ओम, ओम क्या, एकाक्षर ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म मतलब ब्रह्म का लेटर समझ लो, नेम ऑफ ब्रह्म समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट है औषधम, औषधम जिसका मतलब है औषध, औषधम मतलब होता है बच्चे औषध। नेक्स्ट है जिह्वा, नेक्स्ट है बच्चे जिह्वा, जिसका मतलब होता है जीभ, जिह्वा मतलब जीभ। नेक्स्ट है नामधेयम, नेक्स्ट है नामधेयम, जिसका मतलब है नाम, नामधेयम मतलब नाम। नेक्स्ट है भगिनी, नेक्स्ट है भगिनी, जिसका मतलब होता है बहन, भगिनी मतलब कि बहन। नेक्स्ट है भ्राता, नेक्स्ट है बच्चे भ्राता, जिसका मतलब होता है भाई, तो भ्राता भाई। नेक्स्ट है पितामही, नेक्स्ट है बच्चे पितामही, जिसका मतलब है दादी। नेक्स्ट है पितामह, नेक्स्ट है पितामह, जिसका मतलब होता है दादा। नेक्स्ट है शुश्रीह, नेक्स्ट है शुश्रीह, जिसका मतलब होता है कुमारी, शुश्रीह मतलब कुमारी। नेक्स्ट है श्रीह, नेक्स्ट है बच्चे श्रीह, जिसका मतलब होता है लक्ष्मी या सौंदर्य, श्रीह मतलब लक्ष्मी या सौंदर्य। नेक्स्ट है उपाधि, नेक्स्ट है बच्चे उपाधि, जिसका मतलब होता है विशेषता, उपाधि मतलब विशेषता। नेक्स्ट है प्रथम नाम, नेक्स्ट है बच्चे प्रथम नाम, जिसका मतलब होता है पहला नाम, है ना। तो देखो हमने यहाँ कौन कौन से शब्दार्थ पढ़े, एक बार रीड करेंगे। फर्स्ट सीखा था पिताज्ञा, जिसका मतलब होता है पिता का आदेश। नेक्स्ट लाकृति मतलब ल वर्ड का रूप। नेक्स्ट एकैकः मतलब हर
एक। नेक्स्ट है अजह, मतलब बकरा। नेक्स्ट है वधू, मतलब विवाहिता नारी। नेक्स्ट है मातृडम, मतलब माता का ऋण। नेक्स्ट है कृप्तम, मतलब माना हुआ। नेक्स्ट है लकारः, मतलब र वर्ड। नेक्स्ट ओम, इसका मतलब होता है बच्चे एकाक्षर ब्रह्म। नेक्स्ट है औषधम, मतलब औषध। नेक्स्ट है जिह्वा, मतलब होता है बच्चे जीभ। नेक्स्ट है नामधेयम, जिसका मतलब होता है नाम। नेक्स्ट है भगिनी, बच्चे जिसका मतलब होता है बहन। नेक्स्ट है भ्राता, तो जिसका मतलब होता है भाई। नेक्स्ट है पितामही, जिसका मतलब होता है दादी। नेक्स्ट वी हैव पितामह, जिसका मतलब होता है दादा। नेक्स्ट है मातामही, तो जिसका मतलब होता है नानी। नेक्स्ट मातामह, तो जिसका मतलब होता है नाना। नेक्स्ट है शुश्रिह, बच्चे जिसका मतलब होता है कुमारी या मिस, कुंवारी कन्या जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है श्री, जिसका मतलब होता है लक्ष्मी और सौंदर्य। नेक्स्ट है उपादेय, जिसका मतलब होता है विशेषता। नेक्स्ट है प्रथम नाम, जिसका मतलब होता है बच्चे पहला नाम। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव मध्य नाम। नेक्स्ट है बच्चे मध्य नाम, तो मध्य नाम समझ में आ रहा है, बीच का नाम। मध्य नाम मतलब बीच का नाम। नेक्स्ट अंत्य नाम, अनंत नाम, जिसका मतलब होता है अंतिम नाम। अनंत्य नाम मतलब अंतिम नाम। नेक्स्ट है कुल नाम। नेक्स्ट है कुल नाम, जिसका मतलब होता है कुल गोत्र या वंश का नाम। कुल गोत्र या वंश का नाम। ठीक, क्लियर? चलिए बच्चे, अगर क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर मेन चैप्टर, जो कि है, अब देखेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। आ जाओ इस पे। वयम वर्णमालाम पठाम, हम वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है, वर्णः द्विविधः भवन्ति, स्वरः व्यंजनानि च। वर्णः मतलब वर्ण, द्विविधा, द्विविधा मतलब होता है बच्चे दो प्रकार के। द्विविधा मतलब होता है दो प्रकार के। भवन्ति होते हैं, है ना। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वरः व्यंजनानि च। देखो, च का मतलब होता है बच्चे और। जैसे हम अपना हिंदी में और जो लिखना होता है दो चीज़ों के बीच में, तो हम बीच में लिख देते हैं, जैसे राम और श्याम, है ना, सीता और गीता। लेकिन अगर संस्कृत में और लिखना हो तो हम उन दोनों नाम के लास्ट में लिखते हैं, जैसे राम और श्याम, तो रामः श्यामः
च। सीता और गीता, तो सीता गीता च। च लास्ट में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो च का मतलब हो गया और, ठीक है। तो स्वरः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो वर्णः द्विविधः भवन्ति, स्वरः व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। क्लियर है? चलो क्लियर है तो आगे देखेंगे। स्वर और व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो पहले स्वर देखें, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। अच्छा जी, स्वर क्या, देखो एक एक चीज समझते जाएंगे ना। स्वर हो गया हमारा, अरे कहाँ गया, स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम मतलब स्वरों का उच्चारणम, उच्चारण, स्वतंत्र रूपेण स्वतंत्र रूप से, भवति होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है ना। मतलब स्वर को बोलने में आपको ना पीछे कोई व्यंजन की आवाज नहीं आएगी, लेकिन व्यंजनों को बोलने में आपको हर एक व्यंजन के पीछे स्वर की आवाज आएगी, है ना। जैसे आप कोई भी स्वर बोलो, स्वर क्या, आ से ज्ञा तक सारे स्वर होते हैं हमारे पास, ठीक है। स्वर बोलो, अ आ ई उ ऊ, रि री, ए ओ औ, है ना। कोई भी स्वर बोलने में आवाज आई व्यंजन की, लेकिन कोई भी व्यंजन बोलो, क पीछे आ की आवाज साउंड कर रही है, र पीछे आ की आवाज साउंड कर रही है। बेसिकली व्यंजन्स के पीछे ये मेन स्वर जो आवाज आएगी आपको, अ की तो आती ही है ना। लेकिन स्वर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हम स्वर का उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलना, हम स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं स्वर को, उसमें कोई व्यंजन की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। स्वर का उच्चारण समझ में आ गया कि भाई स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट है स्वरः द्विविधः सन्ति। स्वरः द्विविधः सन्ति, स्वरः स्वर, द्विविधः दो प्रकार के, सन्ति होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, देखो जैसे वर्ड देखा था, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हमने स्वर में एंटर कर लिया, तो स्वर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समानाक्षराणि और संध्यक्षराणि च। समानाक्षराणि और संध्यक्षराणि च। कैसे? देखो इनको आगे देखेंगे। अच्छा देख लें पहले, स्वर दो प्रकार के होते हैं। समानाक्षराणि मतलब समान अक्षर, और संधि अक्षर, संध्यक्षराणि मतलब संधि अक्षर, ठीक है। समान अक्षर क्या होते हैं और संधि अक्षर क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो हमने इन लाइंस में क्या देखा? स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरः द्विविधः सन्ति। स्वर दो प्रकार के होते हैं। समानाक्षराणि संध्यक्षराणि च। समान अक्षर और संधि अक्षर, ठीक है। क्लियर है? चलो आ जाते हैं अपने समान अक्षर पर।
समान अक्षराणि क्या होते हैं? वर्णमालायाम् आदौ ये सामान्यः स्वरः सन्ति ते समानाक्षर स्वरः भवन्ति। देखो समान अक्षर क्या होते हैं? तो इसमें लिखा है वर्णमाला में ये जो दिए गए हैं ना आपको, अ से लेकर र ऋषि तक, ये सारे जो शब्द हैं ये समान अक्षर में आते हैं। आ से ज्ञा तक जो भी है वो सारे स्वर है, इतना पता है। आप स्वरों को डिवाइड कर रहे हैं ना, ये सारे स्वर होते हैं बच्चे, समान अक्षर में आते हैं। कौन कौन से? अ, अच्छा, इनमें भी ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व क्या होता है बच्चे? जिसको हमें धीरे से बोलना पड़े, शॉर्ट में बोलना पड़े। और दीर्घ क्या वो होता है? जिसको बोलने में एक आध सेकंड ज़्यादा लगे। जैसे अ जल्दी बोल दिया, आ टाइम लगा, ई शॉर्ट हो गया, ई टाइम लगा, उ शॉर्ट में हो गया, उ लॉन्ग हो गया, है ना, टाइम लगा। रे शॉर्ट में हो गया, री दीर्घ हो गया, ल शॉर्ट में हो गया, इसका कोई दीर्घ नहीं होता, है ना। तो समान अक्षर क्या होते हैं बच्चे? जिनके पीछे मतलब जिनमें कोई और स्वर या व्यंजन ऐड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो वर्णमालायाम आदौ ये सामान्य स्वरा सन्ति, वर्णमाला में ये सामान्य स्वर होते हैं। ते समान अक्षर स्वरः भवन्ति, ये समान अक्षर होते हैं। जैसे अ आ समान अक्षर है, ई उ रि री, है ना। तो ये होते हैं बच्चे हमारे समान अक्षराणि। आ रहा है समझ? चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संध्यक्षराणि। संध्यक्षराणि मतलब होता है बच्चे कि संधि अक्षर। संधि का मतलब ये होता है बच्चे दो अक्षरों को जोड़ के, मतलब दो चीज़ों को जोड़ना एक तरीके से, है ना। इसमें पढ़ेंगे द्वौ निश्चितः स्वरः संधि द्वारा ते नवीनः स्वरः वर्णः जायन्ते ते संध्यक्षर स्वरः भवन्ति। देखो समान अक्षर में हमने किसी दो शब्दों को नहीं जोड़ा ना, दो स्वरों को, लेकिन संध्यक्षराणि में दो आपको स्वरों को जोड़कर एक आपको नया स्वर मिलता है, जिसे हम बोलते हैं संध्यक्षर स्वरः। ठीक है, अच्छा, इनमें जो वर्ड आते हैं हमारे संध्यक्षराणि में वो कौन कौन से आते हैं? ए ये इनमें कोई ह्रस्व नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चे? क्योंकि कोई भी टाइम शॉर्ट नहीं लेता। ए ओ औ, ये चारों जो हैं ये चारों आएंगे बच्चे हमारे संध्यक्षराणि में। ठीक है, अब संध्यक्षराणि मतलब दो स्वरों को मेल को हम संध्यक्षराणि कहते हैं। दो स्वरों को जोड़कर एक हमें नया वर्ड मिलता है, नया स्वर मिलता है। देखो अ ई दोनों स्वर हैं। अ में ई जोड़ा तो ए बना। ए कैसे बना बच्चे? अ में ई जोड़ा तो ए बन गया। नेक्स्ट है अ में ए जोड़ा तो ए बन गया। अ में ए जोड़ा तो ए बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है अ में उ जोड़ा तो ओ बन गया। अ में उ जोड़ा तो ओ बन गया। नेक्स्ट है अ में ओ जोड़ा तो औ बन गया। अ में ओ जोड़ा तो औ बन गया, है ना। तो संध्यक्षराणि बच्चे क्या हुए कि दो निश्चित स्वरों को जोड़ने पर एक हमें नया स्वर मिलता है, जिसे हम संध्यक्षर स्वर कहते हैं।
ठीक है। बेसिकली संधि अक्षराणी मतलब संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? संधि अक्षर ए, ओ और ओ। ठीक, इतना क्लियर? बढ़िया से नहीं? चलो चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वरः क्या मतलब है इसका? देखो, मुखेन सह नासिकयाः अपि उच्चारितः स्वरः अनुनासिक स्वरः भवन्ति। अच्छा, पहले अनुनासिक स्वरा का मतलब देख लो। अनुनासिक इसी लाइन में मिल जाएगा। चलो, मुखेन मतलब मुखेन क्या होता है बच्चे? मुह और सह मतलब होता है साथ, मुंह के साथ। नासिकयः मतलब नासिका से, नाक से। अपि भी, अपि का मतलब होता है भी। उच्चारितः मतलब बोले जाने वाले। स्वरः स्वर। अनुनासिका स्वर भवन्ति अनुनासिक स्वर होते हैं, है ना। मुंह के साथ साथ नाक से भी बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं, जिसमें देखो मुंह का इस्तेमाल हो रहा है प्लस हमारी नाक का भी इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? आ, ई, उ, रे, ल, ए, ओ और औ। ठीक है, तो इसमें हमारे मुंह के साथ साथ हमारी नाक का भी यूज हो रहा है। तो ऐसे स्वरों को हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक स्वर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अनुनासिक स्वर क्या होते हैं तो आप सिंपल बता देंगे जी, मुखेन सह नासिकयाः अपि उच्चारितः स्वरः अनुनासिक स्वरः सन्ति। मतलब मुंह के साथ साथ नाक से भी बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? और अनुनासिक स्वर के आपके पास है एग्जाम्पल भी है तो दे देंगे। ठीक, क्लियर? चलो, क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्वर पढ़ लिया बढ़िया से। चलो, अब क्योंकि बच्चे हम स्वर पढ़ चुके हैं तो स्वर के बाद क्या था? देखो, हमने वर्ड देखा था। मेन वर्ड के अंदर स्वर और व्यंजन थे। स्वर के अंदर दो टाइप थे, समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी, दोनों पढ़ लिए। तो स्वर के बाद फिर किसकी बारी है? व्यंजन की, है ना। तो नेक्स्ट वी रीड व्यंजनानी। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे हम व्यंजनानी। इसमें क्या है? व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतया अपेक्षा अवश्यः भवति। तो व्यंजनानाम व्यंजनों के उच्चारणे, उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलने में, कस्यचित् किसी न किसी, स्वरस्य स्वर की, सहायतया सहायता, अवश्यम भवति अवश्य होती है। व्यंजनों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी और स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं होगी स्वरों को जब उच्चारण करेंगे। लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमें कोई ना कोई स्वर जरूर लगेगा हर व्यंजन को बोलने में। क से ज्ञ तक सारे व्यंजन, क्लियर। हम हर व्यंजन को बोलने में हमें कोई ना कोई स्वर अवश्य लगता है ना। नेक्स्ट है, अतः वर्णमालायां
व्यंजनानाम् उच्चारणार्थ सर्वत्र अस्वरस्य योजनं भवति। तो अतः मतलब इसलिए वर्णमालायाम वर्णमाला में व्यंजनानाम व्यंजनों के उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए उच्चारणार्थम मतलब उच्चारण के लिए सर्वत्र सभी जगह आस्वरय स्वरस्य स्वर योजनम जोड़ना योजनम मतलब जोड़ना भवति होता है ना। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह अस्वर जोड़ना होता है ना। तो इन लाइंस में क्या देखा एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे व्यंजनों के लिए आपको कोई ना कोई स्वर जोड़ना पड़ेगा और कोई नहीं समझ आ रहा तो अ तो जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे क धन अ, देखो नीचे हलंत लगता है, इसका मतलब आधा क, ये भी आधा है, इसके साथ आ और मिला तो ये बना पूरा क, ठीक है। हलंत लग गया तो ये आधा क है। क धन अ प्लस को धन बोलते हैं संस्कृत में। क धन अ हो गया हमारा क, ठीक है। वैसे ही ख धन अ हो गया हमारा ख। नेक्स्ट का है जी ग धन अ हो गया हमारा ग। नेक्स्ट है घ धन अ हो गया हमारा घ। बच्चे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी, सिंपली बस आपको ना यहाँ से समझ के जाना है कि संस्कृत बेसिकली स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है। नीचे देखेंगे अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। तो यहाँ व्यंजन केवल क ख ग घ ये ही है। अत्र मतलब यहाँ, इत्यमेव अस्ति ये ही है, ठीक है। तो यहाँ व्यंजन केवल ये ही हैं, ये चारों, ठीक है। नेक्स्ट है अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थ योजितः अस्ति। इसका मतलब क्या है, अत्र यहाँ स्वरः स्वर केवल उच्चारणार्थ उच्चारण के लिए योजितः जोड़ा अस्ति गया है। तो यहाँ अस्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अब नीचे देखेंगे व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। तो व्यंजनानां व्यंजन के चत्वारः मतलब चार, भेदाः भेद, सन्ति होते हैं। व्यंजन के चार भेद होते हैं। अब व्यंजन के बच्चे चार भेद कौन कौन से होते हैं, देखो पहला मिलेगा आपको स्पर्शः वगर्या वर्णः। तो स्पर्शः समझो पहला भेद होता है हमारा स्पर्शः वर्ण, मतलब स्पर्श व्यंजन, या फिर आप इसको ऐसे भी बोलते हैं वर्ग्यः वर्णः। वर्ग्यः वर्ण मतलब वर्गीय व्यंजन। पहला हो गया हमारा वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, ठीक है। सेकंड है अंतःस्थः वर्ण। अभी आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे आपको सारे दिख जाएंगे। अंतःस्थः वर्णः मतलब अंतस्थः व्यंजन। नेक्स्ट है ऊष्म वर्णः मतलब
ऊष्म व्यंजन। एंड नेक्स्ट है अयोग्यवाहो वर्णः, मतलब अयोग्यवाह वर्णन। ठीक है, तो 4 भेद हमने कौन कौन से देखे? स्पर्शः वर्णः मतलब स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोग्यवाह व्यंजन। ठीक, क्लियर है? तो ना पहले यहाँ तक व्यंजन से रीड करते हैं, तो मिस्टेक होगा ना तो समझ आता जाएगा। देखेंगे व्यंजनानां उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतया अपेक्षा अवश्यं भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थ सर्वत्र स्वरस्य योजनं भवति। उदाहरणं मतलब व्यंजनों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है, इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के लिए सभी जगह अस्वर जोड़ना होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपको क प्लस अ क दिया गया, ग प्लस अ ग दिया गया, ख प्लस अ ख दिया गया और घ प्लस अ घ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अत्र व्यंजनम केवल ख ख ग घ इत्येव अस्ति। तो यहाँ व्यंजन केवल ये ही है। नेक्स्ट है अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। तो यहाँ अस्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है ना। अब व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से जी? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोग्यवाह व्यंजन। ठीक है, तो एक एक करके बच्चे अब हम इन व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। देखो फर्स्ट देखेंगे हम स्पर्शः वर्ग्यः वर्णा। स्पर्शः वर्ग्या वर्णा। स्पर्श वर्ग्या वर्णा क्या होते हैं? देखो इसका दिया गया है आपको नीचे, अरे कहाँ गया, आपको पहले नीचे दिया गया है स्पर्शः वर्ग्या मतलब व्यंजनानां स्वकीय उच्चारण स्थानासुरेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता। ये सारे जो स्पर्श व्यंजन हैं इनके उच्चारण स्थान मतलब आपको ये 5 स्थान में डिवाइड किए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग होता है। तो स्पर्श व्यंजन आपको 5 उसमें डिवाइड किए गए हैं। क वर्ग में, च वर्ग में, नेक्स्ट है ट वर्ग में, नेक्स्ट त वर्ग में, नेक्स्ट पा वर्ग में। कैसे कैसे किए गए हैं? देखो पहला किया गया है क वर्ग में, तो क वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़, ये क वर्ग में। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। नेक्स्ट है ट वर्ग में, तो ट, ठ, ड, ड, ड। नेक्स्ट है ता वर्ग में, तो त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट है बच्चे प वर्ग में, तो प, फ, ब, भ, म। ठीक, क्लियर? तो जी स्पर्श व्यंजन हमारे 4 टाइप में डिवाइडेड हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है। तो अपना नेक्स्ट व्यंजन का टाइप देखेंगे। हमारा नेक्स्ट व्यंजन का टाइप है अंतःस्थ वर्णा। अंतःस्थ वर्णा क्या बच्चे? देखो
अंतःस्थ वर्ण होते हैं हमारे र, य, र, ल, व, य, र, ल एंड व। ठीक है, ये चारों हमारे अंतःस्थ वर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, अंतःस्थ वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। तो अंतःस्थ व्यंजन स्वर वर्णों के स्थान पर बनते हैं। अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं वो स्वर वर्णों के स्थान पर बनते हैं। अतः एते अर्धस्वरः इत्यपि उच्यन्ते। इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, है ना। अंतःस्थ व्यंजन स्वर वर्णों के स्थान पर बनते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, क्लियर? अच्छा, कैसे कहते हैं? देखो, जैसे ई में अ बनाया तो ये बन गया ई, य में अ किया तो ये बन गया य, है ना। तो पहला य बन गया। नेक्स्ट है री में अ मिलाया और तो बन गया र, जो रा में आ मिल के बना। र में अ मिलाया तो बन गया ल, और उ में अ मिलाया तो बन गया बच्चे व। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं, यदि धन अपि हो गया यद्यपि, यदि धन अपि हो गया यद्यपि, पितृधन आज्ञा हो गया पित्राज्ञा। नेक्स्ट है ल धन आकृति हो गया लाकृति। नेक्स्ट है सुधन आगतम हो गया स्वागतम। ठीक है, यदि धन अपि यद्यपि, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, ल धन आकृति लाकृति, सुधन आगतम स्वागतम। ठीक, क्लियर? तो बच्चे, हमने यहाँ अंतःस्थ में क्या देखा कि अंतःस्थ वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते। अतः एते अर्धस्वरः इत्यपि उच्यन्ते। तो अंतःस्थ व्यंजन स्वर वर्णों के स्थान पर बनते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, क्लियर? चलो, क्लियर है। तो अपना थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप वी हैव ऊष्म वर्णः। ऊष्म वर्णः क्या है देखेंगे। देखो, ऊष्म वर्णः व्यंजन वर्णानां उच्चारण समये मुखात् उष्णः वायुः निस्सरति। मतलब ऊष्मणाम ऊष्म व्यंजन व्यंजनों के वर्णानाम उच्चारणों के समय समय मुखात मुख से, उष्णः मतलब गर्म, वायु मतलब हवा, निस्सरति बाहर निकलती है। तो ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं बच्चे? जैसे श, स और ह। श, स और ह, ये चारों कौन से हैं? ये चारों हैं बच्चे हमारे ऊष्म वर्ण, है ना। तो ऊष्मणः व्यंजन वर्णानां उच्चारण समये मुखात् उष्णः वायुः निस्सरति।
ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक, क्लियर? चलो, क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अयोग्यवाहो वर्णः। अयोग्यवाहो वर्णः। अयोग्यवाहो वर्ण मतलब अयोग्यवाह वर्ण, जो कि हमारे दो ही होते हैं। कैसे? अ और अह। अ और अह। ठीक है, अब देखो इसमें अयोग्यवाह वर्ण क्या होते हैं वो पढ़ेंगे पहले। अयोग्यवाह वर्ण होते हैं, अरे कहाँ गया, अयोग्यवाह विशिष्टः व्यंजन वर्णः अस्ति। मतलब अयोग्यवाह विशिष्ट वर्ण व्यंजन वर्णः अस्ति। तो अयोग्यवाह विशिष्टः मतलब विशेष, व्यंजन व्यंजन, वर्णः वर्ण, अस्ति होते हैं। अयोग्यवाह विशेष व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, अत्रोच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वभवति न तो पश्चात्। अत्र द्वौ अयोग्यवाहो स्तः, है ना। तो अत्र उच्चारणार्थ, इसके उच्चारण के लिए, स्वरस्य स्वर को, संयोजनम पूर्व भवति स्वर को इससे पहले जोड़ा जाता है, न तो पश्चात न कि बाद में। इसके उच्चारण के लिए स्वर को इसमें पहले जोड़ा जाता है न कि बाद में। देखो स्वर को हम हर चीज में पहले बाद में जोड़ रहे थे ना, लेकिन अयोग्यवाह वर्ड में स्वर को पहले जोड़ते हैं न कि बाद में। ठीक है, जैसे नीचे दिया गया है अंग धन अ इसी धन अ। अच्छा ये इसमें आगे दिया तो है अत्र दो अयोग्यवाहो अस्तः। अत्र यहाँ दो अयोग्यवाहो अस्ता, दो अयोग्यवाह होते हैं। यहाँ पे बच्चे अब आपको अयोग्यवाह में दो टाइप मिलेंगे। कौन कौन से? अनुस्वारः और विसर्गः। अनुस्वारः और विसर्गः। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है जिसमें अंग की बिंदी में आ जोड़ेंगे और फिर ये बिंदी जोड़ेंगे, तो ये हो गया अनुस्वारः। और विसर्गः क्या होता है? जिसमें हलंत आता है ना। तो अह मतलब अधन अंगः। ठीक है, समझ में आया? देखो पहले स्वर जोड़ा गया है अ, फिर चंद्र बिंदु बाद में आई है। सेम एज विसर्ग में भी अ फिर विसर्ग बाद में आया है। ठीक, इतना क्लियर हो रहा है? चलो इतना क्लियर हो रहा है तो नीचे देखेंगे अत्रापि अनुस्वारः केवलम अनुस्वर तथा विसर्गः केवलम विसर्गः इत्येव अस्ति। तो यहाँ पर भी अनुस्वार केवल ये बिंदी है और विसर्ग केवल ये पीछे वाले दो डॉट्स हैं, ये ही है ना। इत्यमेव अत्रापि पूर्व योजितः अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम अस्ति। यहाँ में भी पूर्व योजित पहले जोड़कर जो आ स्वर है केवल उच्चारण के लिए है। ठीक, क्लियर? चलो तो अयोग्यवाह वर्णों को देखें। अयोग्यवाह वर्ण केवल दो टाइप के दो होते हैं, अंग और अह। अयोग्यवाह विशिष्ट व्यंजन वर्णः अस्ति। अत्रोच्चारणार्थ अस्वरस्य संयोजनम पूर्व भवति न तो पश्चात्।
अत्र तो अयोग्यवाहो अस्ते। देखो, अयोग्यवाह विशेष व्यंजन वर्ण होता है। इसके उच्चारण के लिए स्वर को इसमें पहले जोड़ा जाता है, न कि बाद में। अयोग्यवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, क्लियर है। चलो, अनुस्वार क्या, जिसमें चंद्र बिंदु होती है, अ में चंद्र बिंदु जोड़ी तो अंग बन गया। और विसर्ग क्या, अ में हलंत जोड़ा तो विसर्ग बन गया। ठीक है, क्लियर है ना बढ़िया से। चलो, बढ़िया से क्लियर है तो नीचे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर है व्यंजने सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजने मतलब व्यंजनों के, सह साथ, अपि स्वराणां सभी वर्णों का, संयोजनम भवति संयोजन होता है। व्यंजनों के साथ सभी वर्णों का संयोजन होता है, मतलब व्यंजनों के साथ सारे वर्ण मिलते हैं। व्यंजने सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। मतलब व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ने से गुणिताक्षर बनते हैं, है ना। हमने यहाँ इन लाइन्स में क्या देखा, गुणिताक्षराणि क्या होते हैं बच्चे, मतलब गुणित अक्षर कौन से होते हैं, जब किसी व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं तो वो गुणिताक्षर होते हैं, है ना। तो व्यंजन है सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनम भवति। व्यंजनों के साथ सभी वर्णों का संयोजन होता है। नेक्स्ट, व्यंजन है सह स्वराणां स्वजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ने से गुणिताक्षर बनते हैं। ठीक है, चलो अब नीचे बच्चे, अब आपको दिए गए हैं ये स्वर, और इन स्वर में बच्चे मात्रा जुड़ेंगी। ये नीचे आपको दिए गए हैं स्वर, और इनमें स्वर में आप मात्रा जोड़ो और नीचे इनको बनाओ। मात्रा कौन कौन सी जोड़नी, पहले देखो स्वर हैं हमारे पास, अ, आ, ई, उ, ऊ। ये सारे स्वर हैं, और इनमें आप मात्रा जोड़ो। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा। नीचे जितने भी व्यंजन दिए गए हैं ना, उनमें ये मात्रा जोड़ो। जैसे क एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है का, आ की मात्रा जुड़ गई तो हो गया का, ई की मात्रा जुड़ गई तो हो गया ई की। फिर बच्चे बड़ी की मात्रा जुड़ी तो की। नेक्स्ट, ऊ की मात्रा जुड़ी तो हो गया ऊ। नेक्स्ट, बड़े ऊ की मात्रा जुड़ी तो हो गया उ। ठीक, क्लियर। अब जैसे ख, एज इट इज पहले ख हो जाएगा, फिर हो जाएगा खा, फिर खी, फिर खू, फिर खू। इस तरीके से हो जाएंगे। सेम एज बच्चे ग में भी, ग, गा, गी, गी, गु, गु। इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे देखो बीच बीच में आपको कुछ दिए गए हैं। च का हो जाएगा च, चा, जी, ची, चू, चू। छ का हो जाएगा छ, छा, छी, छी, छू, छू। इस तरीके से हो जाएंगे बच्चे। इनको आप खुद करेंगे। चलो नेक्स्ट है वदामः लिखामः च। वदामः बोलो, लिखामः लिखो, च मतलब बोलो और लिखो। इसमें क्या है अपने पास, देखो स्वर निकले हैं हमारे यहाँ से र ऋषि, जिसकी र की मात्रा निकालो, र ये मात्रा र,
ये मात्रा ए, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे? क्र, कृ, कृ, के, कै, कौ, कौ, है ना। ख में देखेंगे तो हो जाएगा ख, कृ, कृ, खे, खे, खो, खौ। ग में देखेंगे तो ग वाला हो जाएगा ग्र, कृ, कृ, गे, गए, गो, गौ, है ना। घ में घ, घृ, घृ, गे, गए, घो, घौ। ठीक, क्लियर? बढ़िया से नहीं? चलो, बढ़िया से क्लियर है। तो ये रेस्ट, ये जो फिलअप्स है इनको आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास, देखो नेक्स्ट पर है ट, टा, टी, टी, टू, टू। मतलब इसमें आ की, बड़े आ की मात्रा छोटी की, बड़ी की, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मिलाई गई है ना। तो सेम ऐसे ही बच्चे ठ का हो जाना है ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ड का हो जाएगा ड, डा, डी, डी, डो, डू। ड़ का हो जाएगा ड़, डा, डी, डी, डू, डौ, है ना। त का हो जाएगा, यहाँ जो दिए हैं वो, ठीक है, जो नहीं दिए उनको आपको खुद को करना है। त, ता, ती, ती, तू, तू। ऐसे ही बच्चे थ का हो जाएगा थ, था, थी, थी, थू, थू। द का हो जाएगा द, दा, दी, दी, दू, दू। ध का हो जाएगा ध, धा, धी, धी, धू, धू। न का हो जाएगा न, ना, नि, नी, नु, नु। ठीक है, प का ऑलरेडी दिया है। ऐसे ही फ का बनाएंगे तो हो जाएगा फ, फा, फी, फी, फू, फू, है ना। ब का बन जाएगा ब, बा, बी, बी, बू, बू। भ का हो जाएगा बच्चे भ, भा, भी, भी, भू, भू, है ना। म का हो जाएगा म, मा, मी, मी, मु, मु। ठीक है, इस तरीके से होंगे बच्चे। चलो नीचे है, देखो ये ऋषि की मात्रा लग रही है ट्र, 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 टे, टे, टो, टो। तो इन सबको ऐसे ही बनाना है। ठ का बन जाएगा ट्र, 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 ठे, ठे, ठो, ठो, है ना। ड का हो जाएगा ड, ड्र, ड्र, डे, डे, डो, डो। इस तरीके से बच्चे आपको त का भी दिया है, प का भी दिया है। ठीक है, आप बचे हुए सारे व्यंजन कैसे खुद बना लेंगे। जैसे प का दिया है, देखो प्र, 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 पे, पे, पो, पौ।
ठीक है, इसके आगे के सारे आप खुद बना लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट पे है य के, तो य, या, ये, यू, यू, र है तो र, रा, री, री, रू, रू, ल का हो जाएगा ल, ला, ली, ली, लू, लू, व का हो जाएगा बच्चे व, वा, वी, वी, वो, वो, ठीक है। श का हो जाएगा शो, शा, शी, शी, शु, शो। श का हो जाएगा सा, षटकोण वाले का, शो, शा, शी, शी, शु, शो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास स सपेरा, तो स, सा, सी, शी, सु, शो। ह का बन जाएगा ह, हा, ही, हु, हु, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे, अब हम जोड़ेंगे इन स्वरों में अनुस्वर और विसर्ग, है ना। तो बन जाएगा अंग, आंग, इंग, इंग, उंग, ऊंग, अनुस्वर जोड़े तो। और विसर्ग जोड़े तो क्या बना, अब इसी तरीके से बनाएंगे जैसे कंग, कांग, किंग, किंग, कुंग, कुंग, है ना। ख में जोड़ेंगे तो खंग, खांग, खिंग, खिंग, खुंग, खुंग, इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास विसर्ग। विसर्ग देखेंगे अह, आह, इहि, इहि, उहु, उहु, है ना। इसी तरह से कह, कहा, कोई भी व्यंजन ले लेंगे, केहे, केहे, कुहु, कुहु, है ना। खह, खहा, खेहे, खेहे, खुहु, खुहु, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अयोग्य वाहनाम। अब इसमें क में स्वर जोड़ा और उसमें एक अनुस्वर जोड़ा, तो मैंने अभी आपको बताया वैसे कंग, कांग, किंग, किंग, कुंग, कुंग, है ना। ख में स्वर जोड़ेंगे पहले, फिर हलंत जोड़ेंगे, तो खह, खह, खिहि, खिहि, खुहु, खुहु, ठीक है। इस तरीके से सारे जोड़ेंगे। नेक्स्ट है यो, गया ख के बाद है यो, तो यह, 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 ये, यो, यो, ठीक है। नेक्स्ट है र, र, ये, यो, यो। ला में बच्चे ल, र, ले, लय, लो, लो, इस तरीके से जोड़ेंगे, है ना। अब जैसे नीचे अपने पास श्र लिख रहा है, तो श्र, 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 शे, शय, शो, शहो। अब नीचे रंग की मात्रा है ना। रिंग, रिंग रा ऋषि में, रंग, एंग, एंग, ओंग, ओंग। विसर्ग है ऋषि, रिह, रह, एहे, एहे, ओहो, ओहो, ठीक है जी। इस तरीके से करेंगे और इसके साथ फिर हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का तो बच्चे दी एंड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो हो जाता है हमारा यहाँ पे ख़त्म, लेकिन बच्चे चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि चैप्टर में अभी हम देखेंगे इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप, है ना।
क्योंकि बच्चे चैप्टर का क्विक रिकैप हो जाएगा। तो हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा सारा एक बार में पढ़ के फटाफट से क्लियर कर देंगे। कोई भी डाउट होगा चैप्टर में तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए तो देख लिया जाए। देखो, स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन को। देखिए बच्चे, हम चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ, जो कि है वयम वर्णमालाम पठामह, मतलब हम वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वर्णः द्विविधः भवन्ति स्वरः व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर को। स्वर क्या होता है, तो नीचे देखेंगे स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट है स्वरः द्विविधः सन्ति समानाक्षराणि और संध्यक्षराणि च। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर और संधि अक्षर। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम समान अक्षर, जिसमें वर्णमालायाम आदौ ये सामान्यः स्वरः सन्ति ते समानाक्षर स्वरः भवन्ति। वर्णमाला में ये समान स्वर होते हैं। कौन कौन से, अच्छा ये भी ह्रस्व दीर्घ होते हैं। ह्रस्व स्वर को हम धीरे से बोलते हैं, धीरे से उच्चारण करते हैं, और दीर्घ का थोड़ा टाइम लेके उच्चारण करते हैं, है ना। तो ह्रस्व स्वर हो गए अ ई उ ऋषि रो, और दीर्घ हो गए आ ई उ ऋषि। नेक्स्ट है बच्चे संध्यक्षराणि। तो इसमें देखेंगे द्वौ निश्चित स्वरौ संधि द्वारा ये नवीनः स्वरवर्णः जायन्ते ते संध्यक्षर स्वरः भवन्ति। तो देखो, इनमें बेसिकली बच्चे हम दो स्वर को जोड़कर ये संधि अक्षर बनते हैं, है ना। इस बेसिक ये संधि अक्षर कौन कौन से होते हैं, ए ऐ ओ औ। और शब्द कौन कौन से जोड़ते हैं, अ में ई जोड़ा तो ए बन गया, अ में उ जोड़ा तो ओ बन गया, अ में ए जोड़ा तो ए, अ में ओ जोड़ा तो औ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अनुनासिक स्वरः। इसमें देखेंगे अनुनासिक मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारितः स्वरः अनुनासिक स्वरः भवन्ति। तो मुख के साथ नाक से भी बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। कौन कौन से, अ आ ई ओ उ रि रि र ए औ औ। ठीक है, उसके बाद बच्चे अब आ जाते हैं हम अपने व्यंजन पे। तो व्यंजन में है व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतायाः अपेक्षा अवश्यं भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थ सर्वत्र अ स्वरस्य योजनं भवति। उदाहरणम, देखो व्यंजन के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है, इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह अ स्वर जोड़ना होता है ना। जैसे हमने जोड़ा भी है, देखो क में अ मिलाया तो क, ग में अ मिलाया तो ग, ख में अ मिलाया तो ख, घ में अ मिलाया तो घ। नीचे है अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ
इत्येव अस्ति। यहाँ व्यंजन केवल क, ख, ग, घ ये ही है। नेक्स्ट है अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थ योजितः अस्ति। तो यहाँ अस्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। नेक्स्ट है व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आयोगव्याह व्यंजन। ठीक है, पहला पार्ट देखेंगे स्पर्श वर्ण, जो कि 5 टाइप के होते हैं, 5 विभक्ति में होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क में आ जाएंगे, देखो पहले अक्षर के नेम से ये वर्ग बने हैं। क, ख, ग, घ, ण। च में आ जाएंगे च, छ, ज, झ, य। ट में आ जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, य। त में आ जाएंगे त, थ, द, ध, न। प में आ जाएंगे प, फ, ब, भ, म। ठीक, चलो फिर उसके बाद आते हैं हमारे अंतःस्थ वर्णा। ये कौन से होते हैं? अंतःस्थ वर्णा बहुत्र सर्वस्व वर्णानां स्थाने जायन्ते अतएते अर्धस्वरः इत्यपि उच्यन्ते। तो अंतःस्थ व्यंजन स्वर वर्णों के स्थान पर बनते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। है ना, आप इनको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नहीं पढ़ रही हूँ अभी मैं। नेक्स्ट वी हैव ऊष्म वर्णः, जो कि बेसिकली होते हैं श, स और ह। तो ऊष्म वर्णां व्यंजनम वर्णानां उच्चारण समये मुखात् उष्णः वायुः निस्सरति। तो ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, 4th है हमारा आयोगवाहो वर्णा, जिसमें हमें अंग और अह देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे आयोगवाह विशिष्ट वर्णः अस्ति। आयोगवाह विशेष वर्ण होता है। नेक्स्ट है अत्रोच्चारणार्थ स्वरस्य संयोजनम पूर्व भवति न तो पश्चात। इसके उच्चारण के लिए स्वर को इससे पहले जोड़ा जाता है, न कि बाद में। नेक्स्ट है अत्र 2 आयोगवाहो स्तः। आयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार एक बिंदी बराबर होता है, विसर्ग हलंत होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे है गुणिताक्षरी, गुणिताक्षराणी मतलब गुणिताक्षर है ना। व्यंजनेः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां स्वजनं भवति। व्यंजनों के साथ सभी वर्णों का संयोजन होता है। व्यंजनेः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ जुड़ने से गुणिताक्षर बनते हैं, है ना। अब नीचे बच्चे ये पूरे अब जो रेस्ट ऑफ द पेज है, पूरे पेज पर हमें दी गई है गुणिताक्षराणि, है ना। देखो जैसे स्वर है अ, आ, ई, उ, इनकी मात्रा ली और इनकी मात्राओं को व्यंजनों में फिट करके हमें गुणिताक्षराणि करनी है। ये बच्चे अभी मैंने आपको क्विक रिकैप से पहले समझाया है, तो इसको अब नहीं कराते। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चे इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर, मतलब पहले एक्सरसाइज देखेंगे, आफ्टर देन हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।
आई होप बच्चे आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।